गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है, वह लेजिस्लेचर से संबंधित है। इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं जिसको वन बाय वन वी विल डील इट। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका सभाओं का संगठन किस प्रकार से किया जाता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। फिर दूसरे क्लास में हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे। राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने कहा है कि व्यवस्थापिका का संगठन मूल रूप से 2 प्रकार से होता है। प्रथम प्रकार की जो व्यवस्थापिका होती है, जिसमें एक सदन होता है, जिसको एक सदनीय व्यवस्थापिका या यूनिकैमेरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। यूनिकैमेरल लेजिस्लेचर। दूसरे प्रकार की जो व्यवस्थापिका होती है, उसे द्विसदनीय व्यवस्थापिका या बाइकैमेरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। इसी 2 प्रकार से लेजिस्लेचर या व्यवस्थापिका का संगठन पूरे विश्व में देखने को मिलता रहा है। किंतु प्रारंभ में अगर हम लोग देखें तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक सदनीय व्यवस्थापिका ही दिखलाई पड़ती थी। अर्थात पूरे वर्ल्ड में यूनिकैमेरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर देखने को मिलती थी। किंतु वर्तमान समय में जैसे जैसे दुनिया का विकास होता गया, वैसे वैसे संपूर्ण जो बड़े देश थे, उन देशों में एक सदनीय व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई। वस्तुतः व्यवस्थापिका सभाओं को एक सदनीय होनी चाहिए या द्विसदनीय, इस विषय में राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है और इस संबंध में विद्वानों ने अलग अलग धारणाएं और विचार प्रकट किए हैं, जिसका विश्लेषण वन बाय वन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक सदनीय व्यवस्थापिका के गुण दोषों पर चर्चा करेंगे और फिर दूसरे क्लास में हम लोग द्विसदनीय व्यवस्थापिका या बाइकैमेरल सिस्टम के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक यूनिकैमेरल लेजिस्लेचर के गुणों का प्रश्न है, विद्वानों ने इसके प्रथम गुण के संबंध में कहा कि व्यवस्थापिका को एकता एवं एकरूपता प्राप्त होती है। जहां एक सदनीय व्यवस्थापिका है, उसके प्रथम गुण में उन्होंने कहा कि इसमें व्यवस्थापिका में एकता एवं एकरूपता देखने को मिलती है। अर्थात व्यवस्थापिका में एक सदन होने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि व्यवस्थापिका के कार्यों में एकता तथा एकरूपता बनी रहती है। संपूर्ण देश
के व्यवस्थापक एक स्थान पर बैठकर पूर्ण विचार विनिमय के पश्चात जो निर्णय करते हैं वह राज्य की एकता का प्रतीक होता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए और उसकी एकता को बनाए रखने के लिए व्यवस्थापिका सभाओं को एक सदनीय होनी चाहिए। फिर विद्वानों ने यह भी बताया कि एक सदनीय व्यवस्थापिका देश की मजबूती के लिए आवश्यक है। 18वीं शताब्दी में जो फ्रेंच क्रांतिकारी थे तथा जो राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि 2 या 3 सदनों के अस्तित्व का अर्थ होता है 2 या 3 सदनों के प्रभुत्व को अस्तित्व में लाना। सेइस एक विद्वान है, उसने स्पष्ट रूप से एक सदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन किया और कहा कि कानून जनता की इच्छा से होती है। किसी विषय के संबंध में एक समय में जनता की 2 भिन्न भिन्न इच्छाएं नहीं हो सकती है। अतः व्यवस्थापिका सभा जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है उसे आवश्यक रूप से एक होनी चाहिए। जहां कहीं भी 2 सदन होंगे, मतभेद और विरोध अवश्य संभावी होगा और जनता की इच्छा अकर्मण्यता की शिकार सेइस साहब ने बताया। इसके अतिरिक्त लॉर्ड ब्राइस ने भी इस संबंध में अपने मत को व्यक्त करते हुए कहा कि इफ ए सेकेंड चैम्बर descends from the first, it is misbehaved, and if it agree with it, it is superfluous. It is superfluous. अर्थात यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन का विरोध करता है तो वह अहितकर है और वह उसे समर्थन देता है, सहयोग करता है, तो यह अनावश्यक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिका की एकता तथा एकरूपता के हित में व्यवस्थापिका सभाओं को एक सदनीय होनी चाहिए। इसके दूसरे महत्वपूर्ण गुण के विषय में राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने कहा कि 2 सदनों की प्रतियोगिता कार्य में बाधक होती है। 2 सदनों की प्रतियोगिता कार्य में बाधक का काम करती है। अर्थात चूंकि द्विसदनीय का अर्थ दोनों सदनों में परस्पर विरोध तथा प्रतियोगिता होना सुनिश्चित है और व्यवस्थापिका सभा को अगर एक सदनीय नहीं बनाया जाए तो वे वहां व्यवस्थापिका सभाओं में कार्य में बाधा उपस्थित करने का काम वो करेंगे जो दूसरा सदन है। अमेरिका का प्रसिद्ध विद्वान और नेता बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो एक सदनीय व्यवस्थापिका का प्रबल समर्थक था,
उसने कहा कि दो सदनों के विरोध के विषय में यह कहा जा सकता है कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की वह गाड़ी जिसमें दोनों ओर से घोड़ों को, हॉर्सेज को जोत दिया जाए और दोनों को अपनी अपनी ओर खींचना प्रारंभ करें। परिणाम यह होगा कि किसी भी ओर कोई प्रगति नहीं होगी। यह फ्रैंकलिन साहब ने बताया। इस प्रकार एक सदनीय व्यवस्थापिका के समर्थकों के अनुसार व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह आवश्यक है कि उसका संगठन एक सदनीय हो, तभी देश की नीतिगत निर्णय तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और विकास तेजी से संभव हो सकता है। ये तमाम जो गुण ऊपर में हम लोगों ने देखा, इसके संदर्भ में विद्वानों ने अपनी बातें रखी। इस संदर्भ में इसके डिमेरिट्स या अवगुणों की भी चर्चा आलोचकों ने करने का प्रयास किया है, जिसका विश्लेषण हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सर्वप्रथम आलोचकों ने कहा कि इसमें सुविचारित व्यवस्थापन की असंभावना होती है। आलोचकों ने पहली बात जो बताया कि जो एक सदनीय व्यवस्थापिका है उसमें सुविचारित व्यवस्थापन संभव नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक सदनीय व्यवस्थापिका में व्यवस्थापन के से संबंधित कार्य अत्यंत शीघ्रता से किए जाते हैं और उसका परिणाम अविचारपूर्ण होता है। अर्थात एक सदनीय व्यवस्थापिका में सुविचारित व्यवस्थापन का अभाव होता है। आगे चलकर संपूर्ण राष्ट्र के हित की दृष्टि से यह हानिकारक सिद्ध होता है। इसीलिए आलोचकों ने एक सदनीय व्यवस्थापिका सभाओं की कटु आलोचना की और द्विसदनीय व्यवस्थापिका की वकालत किया। इस संदर्भ में पुनः आलोचकों ने अपनी दूसरी आलोचना करते हुए कहा कि एक सदन द्वारा मनमानी की संभावना बढ़ जाती है। मनमानी, उनका कहना है कि एक सदनीय व्यवस्थापिका जिसमें एक सदन होता है उसके व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां असीमित और अनियंत्रित होती हैं। उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह जानकर कि उसकी शक्ति पर अन्य कोई सदन या संगठन किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर सकता है, तो उस परिस्थिति में वह सदन मनमानी करता हुआ चला जाता है और अविचारपूर्ण तरीके से शीघ्रता से निर्णय तेजी से करता हुआ चला जाता है और जन भावनाओं की उपेक्षा भी बीच बीच में करता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। परिणाम यह होता है कि जब कोई अन्य सदन उसके कार्यों के सिंहावलोकन या उसकी आलोचना करने या उसको नियंत्रित करने वाला नहीं है, तो
यह परिस्थिति देखने को मिलती है। ये आलोचकों ने किया। उनकी दृष्टि में जो एक सदन है वह अपने शक्ति के मद में आकर मनमानी करता हुआ चला जाता है और कोई भी शक्ति उसे बीच में नियंत्रित नहीं कर सकती है। लेकिन ने एक पुस्तक लिखा पेज नंबर 299 299। उसमें लेकी साहब ने कहा कि इट इज एज susceptible as an individual despot of the temptations that grow out of the possessions of an uncontrolled power, and it is likely to act with much less sense of responsibility and much less real deliberations। अर्थात किसी निरंकुश शासनकर्ता की भांति वह एक सदनीय व्यवस्थापिका भी अनियंत्रित शक्ति की प्राप्ति से उत्पन्न लालचों से भ्रष्ट हो सकता है और कम दायित्व की भावना और कम विचार सहित कार्य कर सकता है। तो लेकी साहब ने अपने ये विचार व्यक्त किए। उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि जहां कुछ एक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने एक सदनीय व्यवस्थापिका को अपना पूर्ण समर्थन दिया, वहीं दूसरी ओर कुछ एक ऐसे आलोचक भी हुए जिन्होंने एक सदनीय व्यवस्थापिका की कटु आलोचना किया। अगले क्लास में हम लोग द्विसदनीय व्यवस्थापिका के गुण दोषों के ऊपर परिचर्चा करेंगे और उसके बाद एक और प्रश्न बनता है जो हम लोग दूसरे क्लास में मुलाकात में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।